अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम सेक्शन नंबर 1 चैप्टर काइनेमैटिक्स के कुछ पास पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं आपसे, और प्लस किन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। सिर्फ छोटी सी प्रिकॉशन इस चैप्टर के पास पेपर सॉल्व करने से पहले कि देखें आपने जो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई होती हैं उनको गौर से पढ़ना है, क्योंकि उनके अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पास पेपर सेशन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ ये है कि एक बस है जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है। इट स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन ट्रैवल्स विद द हायर कांस्टेंट स्पीड। अब देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग अगर कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सो दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले ये बोला हुआ है कि एक बस कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है। हमें नहीं पता स्पीड क्या है तो हम कुछ भी बना सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड को शो करने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ती है। उसके बाद बोला हुआ है कि वो थोड़ी देर के लिए रुकी, स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम। और अब रुकी है, रेस्ट पर है बॉडी आपकी बस रेस्ट पर है, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप शो करते हैं कि आपकी बॉडी रेस्ट में है अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिजॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला इट ट्रेवल्स अगेन विद अ कांस्टेंट स्पीड बट विद अ हायर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के लिए वही बात, स्ट्रेट लाइन ही होगी, लेकिन हायर कांस्टेंट स्पीड है तो आपके पास ग्रेडियंट पहले वाले से कुछ ज़्यादा होगा। तो देखें, जो फर्स्ट लाइन का स्लोप था और जो सेकंड लाइन का स्लोप है उनमें डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि दोनों कांस्टेंट स्पीड तो थी लेकिन दोनों डिफरेंट थी। पहले वाली कम कांस्टेंट स्पीड थी, दूसरी वाली ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड है, हायर कांस्टेंट स्पीड है, तो उसको हमने उसका ग्रेडियंट भी ज़्यादा रखा, स्लोप भी ज़्यादा रखा। 3 मार्क्स का सवाल था, बहुत ईजी था एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए बेटे, आपको पता है आप बिला झिझक पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। आपके पास सेकंड पार्ट बी में स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है और स्पीड टाइम ग्राफ में आपको बताई हुई है कि आपके पास एक लिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। द स्पीड टाइम ग्राफ शोज़ द मोशन ऑफ द लिफ्ट। क्वेश्चंस क्या पूछे हुए हैं? यूज़ द ग्राफ टू डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप फ्लोर। आपने बताना है ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक का डिस्टेंस आपको बताना है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक का ही है। और जब भी आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ हो और आपको डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप एरिया के थ्रू डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। वी टेक एरिया अंडर द ग्राफ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग शेप्स बेसिकली बनाते हैं इस ग्राफ में। तो देखें, एक शेप तो आपके पास हो गई ट्रायंगल। कुछ बच्चे एक शेप दो शेप्स के थ्रू काम कर सकते हैं, कुछ बच्चे एक शेप के थ्रू ही काम कर सकते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे 3 शेप भी बना सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ बच्चे ट्रायंगल और ट्रेपीजियम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो ग्राफ आपको दिया हुआ है इसको ट्रेपीजियम सपोज करके यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल और ट्रेपीजियम को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो देखें आपके पास है क्या कि इसको मैं बोल देता हूँ A एंड दिस इज़ B। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, जो A शेप है दैट इज़ अ ट्रायंगल। इसी तरीके से जो आपके पास B शेप है दैट इज़ अ ट्रेपीजियम। और आपको इन दोनों शेप्स का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जबकि ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है 1/2 A + B इंटू H। ए और बी आपकी पैरेलल साइड होती है और तीसरी साइड जो भी होती है वो हाइट होती है। स्लांटेड साइड को हम लोग कंसिडर नहीं करते। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम लोग बेस को देखें तो 0 से लेके दैट इज़ 7.5, सो दैट विल बिकम 7.5। और हाइट को अगर हम लोग देख लें सो हाइट इज़ इक्वल्स टू
this is 3 and this would be 3.3. So आपके पास बेस आ गया 7.5, हाइट आ गया आपके पास 3.3. So 1/2 base is 7.5, height is 3.3. प्लस ट्रेपीजियम का देखें तो देखें ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स आपको कौन कौन सी हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखेंगी कि दिस इज़ अ पैरेलल फर्स्ट पैरेलल साइड एंड दिस इज़ द सेकंड पैरेलल साइड. तो इन दोनों में से आप किसी को भी ए बोल दें और किसी को भी बी बोल दें. स्लैंटेड साइड कुछ भी नहीं कहलाती और तीसरी जो साइड होती है वो आपके पास हाइट कहलाती है. सो दिस इज़ योर हाइट. तो हाइट की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है कि दिस इज़ 3.3. ए और बी की वैल्यू मालूम हम लोग कर लेते हैं. ए इज़ आपके पास, अगर हम ए को देखें तो 7.5 से आपके पास जो हाइट जा रही है दैट इज़ 20. तो मतलब क्या हुआ, 20 से 7.5 तक का आपका डिस्टेंस कितना बना, दैट वुड बी इक्वल्स टू 12.5. तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 12.5. इसी तरीके से बी की वैल्यू देखें 7.5 से 25 तक. तो 25 में से 7.5 को माइनस कर दें, दैट बिकम्स 17.5. तो देखें ए की भी वैल्यू आपके पास आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई और एच की वैल्यू भी आपके पास आ गई. जो स्लैंटेड साइड होती है ये कुछ भी नहीं होती. सो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखें 1/2, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 12.5, the value of B is 17.5 and the value for height is 3.3. अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो लेट्स डू द कैलकुलेशन और कंप्लीट आंसर एक साथ लिख देंगे. 7.5 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 12.375 प्लस आपने अब ट्रेपीजियम के लिए सॉल्व करेंगे 12.5 plus 17.5 into 3.3 and then divided by 2, so that becomes 49.5. अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं. 12.375 plus 49.5 and that becomes 61.875. राउंड ऑफ कर देंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, so that becomes 62 meters. तो आपके पास ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक आपके पास एलिवेटर ने कितना डिस्टेंस मूव किया, 62 मीटर्स मूव किया. कैसे मेजर किया, स्पीड टाइम ग्राफ था तो हम लोगों ने एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करके हमने डिस्टेंस मूव कर लिया और मेजर कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो आपके पास यहाँ पर भी स्पीड टाइम ग्राफ ही दिया हुआ है, जिसमें हम लोग अब देखें ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए. ये कांस्टेंट स्पीड है, उसके बाद आपके पास डीसेलरेट हुई, उसके बाद आपके पास फिर कांस्टेंट स्पीड आई, फिर आपके पास एक्सेलरेट हुई बॉडी और देन इट डीसेलरेट्स और इट बिकम्स कांस्टेंट अगेन. तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट द मोशन ऑफ द स्पीड ऑफ द कार. आपके पास बोला हुआ है सबसे पहले पार्ट में कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द टाउन एंड एंड ऑफ द टाउन. तो आपको मालूम क्या करना है, स्टार्ट ऑफ द टाउन आपको मेंशन किया हुआ है, एंड ऑफ द टाउन भी आपको यहाँ पे ग्राफ में मेंशन किया हुआ है और आपने स्टार्ट ऑफ द टाउन से लेकर एंड ऑफ द टाउन तक का डिस्टेंस मेजर करना है. तो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ. तो ये हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का हो गया, एक शेप बना ली स्टार्ट ऑफ द टाउन से एंड ऑफ द टाउन के लिए. तो ये एक शेप बन रही है एंड दैट इज़ अ रेक्टेंगल. अब हमें मालूम क्या करना है, यहाँ का एरिया मालूम करना है. तो हम लोग करेंगे क्या बेटे, हम लोग लेंथ देख लेते हैं, दैट इज़ 18 एंड दैट इज़ 42. सो 42 में से 18 को माइनस कर दें, दैट बिकम्स 24. और इसी तरीके से हाइट देख लें तो हमारी हाइट कितनी आ रही. अच्छा यहाँ पे आपके पास देखें स्केलिंग को आपको नोट डाउन करना चाहिए. 10 बॉक्सेस जो हैं वो 5 के बराबर हैं. तो एक बॉक्स आपके पास
0.5 के बराबर हुआ. So that becomes 11, that becomes 12, and that will become 13. So this is 13. So 0 to 13 ये आपके पास हो गया 13. तो आपके पास अब हमें डिस्टेंस मेजर करना था. तो वी हैव बोथ द थिंग्स. हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास विड्थ भी है, और एरिया मालूम करेंगे. क्यों? क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ से कभी भी आपको डिस्टेंस मेजर करना हो, सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. और आपके पास यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा? क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो लेंथ टाइम्स विड्थ. लेंथ आपके पास 24 है, विड्थ आपके पास 13 है. सो 24 टाइम्स 13 would be equals to 312. So 312 मीटर स्टार्ट ऑफ द टाउन से एंड ऑफ द टाउन तक कार ने ट्रैवल किया है. इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं. आपके पास बोला हुआ है पार्ट बी में, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन सी एंड डी. आपके पास सी और डी में एक्सेलरेशन मालूम करनी है. सो दिस इज़ द पॉइंट सी एंड दिस इज़ पॉइंट डी. अब आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालनी हो तो आपको ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना पड़ता है. और कहाँ से कहाँ तक आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा? फ्रॉम सी टिल डी. यहाँ तक आपको क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा. ग्रेडियंट के लिए राइज ओवर रन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख देते हैं कि आपके पास यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 42 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ 13. सिमिलरली पॉइंट डी पे अगर हम लोग देख लें तो आपका x कोऑर्डिनेट आई गेस इट्स 54. यस, योर x कोऑर्डिनेट इज़ 54 और y कोऑर्डिनेट आपके पास बन रहा है 31. तो अब आपको ग्रेडियंट निकालना है. तो व्हाट आर द 2 पॉइंट्स दैट यू हैव सिलेक्टेड? 42, 13 and similarly 54, 31. So this become x1 y1, this becomes x2 y2. तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. y2 की वैल्यू है आपके पास 31 और y1 की है 13 डिवाइडेड बाय x2 इज़ 54 एंड x1 इज़ 42. तो अब आपने इनका ग्रेडियंट मालूम करेंगे तो 31 माइनस 13 बिकम्स 18 एंड सिमिलरली 54 माइनस 42 बिकम्स 12 और 18 ओवर 12 कर देंगे. सो योर आंसर वुड बी इक्वल्स टू 1.5. यूनिट लाजमी लिखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब सवाल ये बोला हुआ है पार्ट सी में, स्टेट हाउ द ग्राफ शो दैट द डिसेलरेशन ऑफ द कार हैज़ द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट्स एक्सेलरेशन. ग्राफ से देखें, हमने पहले ही सवाल के स्टार्ट में देख लिया था कि ए से बी आपके पास डिसेलरेशन थी और सी से डी आपके पास एक्सेलरेशन है. सवाल में ये बोला हुआ है कि आपको कैसे पता चल रहा है कि डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन सेम है. तो देखें, हम लोग ग्राफ से एक्सेलरेशन हो या डिसेलरेशन हो, हम लोग कैसे मेजर करते हैं? हम ग्रेडियंट निकालते हैं और दोनों लाइंस का ग्रेडियंट सेम आ रहा होगा तभी हम लोग देख के बता सकते हैं कि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम हैं. तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है कि फ्रॉम ए टू बी द ग्रेडियंट इज सेम एज फ्रॉम सी टू डी. तो जो ग्रेडियंट ए से बी का आया वही ग्रेडियंट सी टू डी का आया. दैट इज़ वाई हम बोल रहे हैं ए टू बी डिसेलरेशन थी तो जो डिसेलरेशन की वैल्यू है सी टू डी जो कि एक्सेलरेशन थी उसके बिल्कुल बराबर है. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बढ़ते हैं. तो आपके पास बोला हुआ है, आपको फिगर 1.1 और 1.2 दी हुई है और आपको बताना है ये फिगर्स आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं. स्पीड टाइम ग्राफ में कभी भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो फिगर 1.1 आपको क्या बता रही है? फिगर 1.1 इज़ रिप्रेजेंटिंग अबाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन.
सिमिलरली अगर हम फिगर 1.2 की बात करें, सो फिगर 1.2 आपके पास बता रही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये एक डिक्रीजिंग कर्व है। तो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड तो चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो फिर कैसी है, क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है? तो हम बोलेंगे नो सर, ग्राफ डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन वुड ऑल्सो बी डिक्रीजिंग। सो फिगर 1.2 इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। अब जरा देखें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इसको एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज कि मैं ABCDE ये 5 टर्मिनल्स मैंने सपोज किए। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड तो बढ़ रही है। लेट अस सपोज कि आपके पास यहाँ पे स्पीड 0 थी, B पे आपके पास स्पीड हो गई 50। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास स्पीड हो गई बड़ी तो सही लेकिन 60 हो गई। उसके बाद फिर दोबारा स्पीड बढ़ी लेकिन 65 हो गई। उसके बाद फिर दोबारा स्पीड बढ़ी लेकिन 67 हो गई। अब देखें सब में स्पीड बढ़ रही है तो मतलब एक्सेलरेशन तो है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। कैसे? आप चेंज इन स्पीड देखें, यहाँ पे कितना चेंज आया 50 का, ठीक है, तो चेंज ज़्यादा आया। अब ज़रा देखें, अब चेंज आपके पास क्या हो गया, कम हो गया। मतलब एक्सेलरेशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्यों बोला जा रहा है? स्पीड बढ़ तो रही है लेकिन जितना चेंज पहले आ रहा था अब उससे कम चेंज आ रहा है। पहले 50 का चेंज आया, अब दोबारा 50 का आता तो फिर मैं बोलता कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर दोबारा 50 का चेंज आया था, मतलब मैं अगर एक मिसाल दूं कि अगर ABCDE है, आपके पास यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 150 है और यहाँ पर आपके पास 200 है। तो देखिए यहाँ पर ये है एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है। कैसे? 0 से 50 कितना स्पीड में चेंज आया 50 का, 50 से 100 कितना स्पीड में चेंज आया 50 का। सिमिलरली 100 टू 150 50 का चेंज, 150 टू 200 50 का चेंज। सब में आपके पास चेंज कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जो दूसरी एग्जांपल इससे पहले हम लोगों ने जो आपके सामने रिप्रेजेंट की, वहाँ पर भी एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। क्यों? चेंज कम होता जा रहा है। स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन स्पीड का चेंज कम हो रहा है। पहले 50 का चेंज आया, फिर 10 का आया, अब देखें अब कितने का आ गया, 60 टू 65 5 का, 65 टू 67, अब आपके पास 2। तो देखो स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन स्पीड में चेंज आपके पास कम आ रहा है। दैट इज़ वाई इसको मैं बोलूँगा तो सही कि एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से अगर चेंज बढ़ता रहा, जैसे पहले 50 का चेंज आया, फिर 60 का चेंज आ गया, फिर 90 का चेंज आ गया और फिर 150 का चेंज आ गया, तो अब भी मैं बोलूँगा बॉडी एक्सेलरेट कर रही है लेकिन अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और उसका ग्राफ भी फिर ऐसा नहीं बनेगा, उसका ग्राफ भी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का इस तरीके से ग्राफ आपके पास प्लॉट होता है। लेकिन अभी फिगर 1.2 डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन शो कर रहा है। आपको एग्जांपल्स दिए, आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। कोई मसला हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसका एक सॉल्यूशन पोस्ट कर सकूं। पार्ट बी में आपके पास बोला हुआ है, ऑन अ डे विद नो विंड अ लार्ज ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स फॉल टू द ग्राउंड। State and explain in terms of forces acting how acceleration of the object varies during this fall. Remember one thing. देखिए जब भी आपके पास फ्री फॉल बॉडी होती है, लेट अस सपोज कि हम लोग यहाँ पे एक बॉडी बना देते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी समझ जाएंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ से बॉडी ने जंप किया नीचे की तरफ। तो देखें जब बॉडी ने जंप नहीं किया था, अगर उस टाइम पे हम उसका वेट देखें तो कुछ भी वेट हो सकता है बॉडी का, डिपेंडिंग ऑन इट्स मास एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। फॉर सपोज वेट है आपके पास 900 न्यूटन। एयर रेजिस्टेंस अभी जंप नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ
किसी एक हाइट पे खड़ी हुई हो बॉडी, तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस आपके पास 0 होगी। लेकिन जैसे ही बॉडी जंप करेगी तो आपको ये ऑब्ज़र्व करने के लिए दिखेगा कि आपका लेट अस सपोज इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो आपका वेट अभी भी कांस्टेंट ही है बेटे, वेट नेवर चेंजेस। जब तक आपकी ग्रेविटी और मास चेंज नहीं हो रहा तो वेट तो चेंज होगा ही नहीं। और इस कंडीशन में फ्री फॉल बॉडी में मास भी नहीं चेंज हो सकता और ग्रेविटी भी चेंज नहीं हो सकती, तो वेट तो वही है बेटे। लेकिन आपके पास होगा क्या, जैसे जैसे बॉडी नीचे फ्री फॉल मूव करती रहेगी आपकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। लेट अस सपोज कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 450 न्यूटन आ गया। तो अब ज़रा देखें आपके पास होगा क्या कि इस नतीजे में आपके पास जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, अगर बिल्कुल स्टार्ट में मैं रिजल्टेंट फोर्स देखूं तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कैसे करते हैं मेजर, आप दोनों फोर्सेस को सबट्रैक्ट कर दें। दोनों फोर्सेस को क्यों सबट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वेट आपके पास डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है और जबकि एयर रेजिस्टेंस आपके पास अपवर्ड अप्लाई हो रही है। तो कंबाइंड फोर्स, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स मेजर करने के लिए हमें दोनों फोर्सेस को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल स्टार्ट में आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितनी थी बेटे, 900 न्यूटन थी। अब इन द मिडल मैंने यहाँ पे अगर मेजर किया तो मैंने देखा अब रिजल्टेंट फोर्स मेजर करता हूँ, दोनों को अभी भी सबट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, तो 450। तो देखिए आपकी फोर्स क्या हो रही है बेटे, कम हो रही है। और जब फोर्स कम होती है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या होती रहती है बेटे, कम होती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन जो भी थी, लेट अस सपोज फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ही बराबर होगी, विच इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाजू का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लोग राउंड ऑफ करके ले लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही है आपकी फ़ोर्स कम हो रही है, रिजल्टेंट फोर्स, तो आपकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी बेटे, डिक्रीज़ होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर हाइट अच्छी खासी है, एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा जहाँ पर आपकी वेट, आपका बॉडी का जो वेट होगा और एयर रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगी बेटे। इस पॉइंट पे आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी बेटे, 0। तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 0। अब इस पॉइंट पे बॉडी जो वेलोसिटी अटेन कर लेगी उस वेलोसिटी को बोला जाता है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के अलग अलग नाम होते हैं, इसको मैक्सिमम वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो अब यहाँ से बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी इसने अचीव कर ली और जब तक ये बॉडी ग्राउंड पे नहीं टकराती वो किस वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, टर्मिनल वेलोसिटी से, और उसकी बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। अब ये पूरा सिनेरियो जो हमने समझा है इसको वर्डिंग में यहाँ पे लिखना है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल आपके पास फोर्सेस के टर्म्स में हम लोगों को बताना है कि क्या हुआ होगा बॉडी के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, वेट और जो रिजल्टेंट फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी, इन सब को हम लोग मेंशन करेंगे। तो एट द स्टार्ट ऑफ fall, the acceleration of body is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.81 भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। As the body falls, weight remains constant, whereas air resistance increases। एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही थी जो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में समझा भी। ड्यू टू इंक्रीज इन एयर रेजिस्टेंस
net force decreases. As a result, acceleration also decreases. ये भी चीज़ हमने मेंशन कर दी। और आखिर में टर्मिनल वेलोसिटी का हम लोगों ने अचीव कर देना है, बात करनी है उसकी। व्हेन वेट इक्वल्स एयर रेजिस्टेंस, net force becomes 0, hence acceleration becomes 0 and the body attains terminal velocity। तो देखें पूरी जर्नी में आपके पास हुआ क्या, वो हम लोगों ने मेंशन कर दिया। फ्री फॉल में हमेशा याद रखिएगा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाती है, विच इज़ 9.81, या राउंड ऑफ करके बाजुकात आपको क्वेश्चन पेपर में ही बता दिया जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जहाँ पे मेंशन ना हो और आपको खुद कंसिडर करनी हो, टेक इट एज 9.81। तो आई होप आपको पूरी जर्नी जो बॉडी ने कवर की, और जब भी आपके पास बॉडी फ्री फॉल करेगी उसका मतलब आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बोला हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ ये है कि एक स्पोर्ट इवेंट है, एक चैम्पियन रनर है और एक कार है, इन दोनों की रेस चल रही है। क्या बात है भाई। अब द रनर रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड from the start of the race. During the first 5 seconds of the race, the car speed increases from 0 to 25. Draw a graph for the motion of runner and for the motion of the car. आपको बोला हुआ है कि रनर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से थ्रू आउट द मोशन चलता रहा है, और स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपने कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करना हो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, और स्पीड क्या थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे हम लोगों ने एक कांस्टेंट लाइन बेटे ड्रॉ कर ली। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी ने फर्स्ट 5 सेकंड्स में स्पीड चेंज हुई है फ्रॉम 0 टू 25। तो फ्रॉम 0 टू 25 ये आपके पास गाड़ी की मोशन आ गई बेटे फॉर द फर्स्ट 5 सेकंड्स। और यहाँ से आपके पास आपने ग्राफ बना लिया मोशन ऑफ द रनर का भी और मोशन ऑफ द कार का भी। इसी तरीके से पार्ट बी, यूज़ योर ग्राफ टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रनर इन 5 सेकेंड। अब देखें स्पीड टाइम ग्राफ है, नॉलेज रिकॉल करें अपनी। स्पीड टाइम ग्राफ से अगर आपने क्या मेजर करना हो, डिस्टेंस मेजर करना हो, तो आप क्या करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। और ये रनर की बात करें तो रनर का ग्राफ ग्रीन 1 है, उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लें। तो ये कौन सी शेप बन रही है बेटे, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है। डायमेंशन से इसकी मेजर कर लें, 0 to 5 आपके पास 5 आ गया, 0 to 10 आपके पास 10 आ गया। तो आपके पास इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डिस्टेंस का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ होता है, विच बिकम्स 5 into 10 which is equals to 50 meters. The distance traveled by the car in 5 seconds. अब हम लोगों को मेजर करना है डिस्टेंस ऑफ द कार। तो कार का ग्राफ देखें बेटे, आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इससे देखें आप कौन सी शेप डेवलप कर सकते हैं बेटे। तो आपके पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल की भी डायमेंशंस हम लोग मेजर कर लेते हैं। बेस को मेजर करें तो ये आपके पास 5 ही आ रही है, और हाइट को मेजर करें 0 to 25 तो आपके पास ये 25 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपके पास बेस है बेटे 5 के बराबर, हाइट है आपके पास 25 के बराबर। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 25 into 5 125,
और 125 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो दैट बिकम्स 62.5 मीटर्स। इसी तरीके से आपके पास अगला क्वेश्चन में आपके पास ये बोला हुआ है कि एक रॉकेट पावर स्लेड है जो स्ट्रेट ट्रैक पे ट्रैवल कर रहा है। टेस्टिंग की जा रही है बेसिकली रॉकेट के कंपोनेंट की, और उसका स्पीड टाइम ग्राफ आपको ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके स्पीड टाइम ग्राफ को हम लोग देख के दो चीज़ें मेजर कर सकते हैं कि ये देखें स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन जब तक आ रही है उस वक्त तक तो आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके बाद आपके पास कर्व बन गया बेटा, और कौन सा कर्व है, इंक्रीजिंग कर्व है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि आपके पास अब एक्सेलरेशन तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और उसके बारे में मैं पहले आपको नॉलेज दे चुका हूँ कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। एक दफ़ा और बता देता हूँ बेटा। लेट अस सपोज कि मैं 4-5 टर्मिनल सपोज करूँ ABCDE, तो देखें ये है 0, ये है 50। अब स्पीड हो गई उसकी 110, उसके बाद स्पीड हो गई 180, उसके बाद स्पीड हो गई 300। तो देखें मैं अब इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? पहले देखें A से B में कितने का चेंज आया, 50 का, 50 की स्पीड चेंज हुई है। B से C में आपके पास कितना चेंज आ गया, 60 का चेंज आ गया। C से D में आपके पास 70 का चेंज आ गया। इसी तरीके से D से E में आपके पास चेंज आया और वो आया 120 का। तो देखिए स्पीड चेंज हो रही है तभी तो एक्सेलरेशन आती है। व्हेन स्पीड चेंजेस द एक्सेलरेशन अकर्स। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। तो स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती तो तमाम टर्मिनल्स में आपके पास जो स्पीड चेंज होता है वो सेम रहता, लेकिन यहाँ पे स्पीड चेंज डिफरेंट है। अब ये देखेंगे कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो हमने कहा स्पीड चेंज बढ़ रहा है, विच मीन्स कि आपके पास एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग होगी। और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को अगर हम लोगों ने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे कर्व बना देते हैं। और कौन सा कर्व बनाते हैं, इंक्रीजिंग कर्व बनाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने ग्राफ को इनिशियली समझ लिया। अब सवाल आपके पास क्या है, ज़रा सवाल को समझते हैं। सवाल आपको ये दिया हुआ है, मार्क अ पॉइंट P टू इंडिकेट वेयर द एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कहाँ पर कांस्टेंट नहीं है वहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। तो देखिए ये जो सूटेबल जो पॉइंट होगा वो ये होगा P। जहाँ जहाँ पे कर्व बन रहा है वहाँ पे आप वहाँ पे में से कहीं पे भी P मार्क कर सकते हैं, कोई उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ। B पार्ट 1 में आपके पास बोला हुआ ये है कि आपको मेजर क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेड एट 1 सेकेंड। तो देखिए 1 सेकेंड पे आपके पास एक्सेलरेशन निकालनी है और आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ है तो आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक बेटे आपके पास स्ट्रेट लाइन ही चल रही है, तो आप इस लाइन पे कोई से भी 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लें, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ग्रेडियंट निकालना तो पड़ेगा आपको, तो मैंने 2 पॉइंट सपोज कर लिए, एक तो 1 का ही सपोज कर लिया। इस पे हम लोग एक्सेस लिख देते हैं। आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सेस 1 है और वाई एक्सेस आपके पास किसके बराबर है, 5 बॉक्सेस 200 के बराबर हैं, तो एक बॉक्स 40 का हुआ, तो 40, 80, 120, सो 1,120। और सिमिलरली दूसरा पॉइंट मैंने इनिशियल पॉइंट ही ले लिया बेटा 0,0। तो अब मैं इन 2 पॉइंट्स के थ्रू ग्रेडियंट मेजर कर लूँगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ 0,0 एंड द सेकंड पॉइंट इज़ 1,120। आपके पास x1 मौजूद है, आपके पास y1 मौजूद है, x2 y2। एक्सेलरेशन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसका मतलब 120 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 विच वुड बी इक्वल्स टू 120। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So that's the acceleration at 1 second. Similarly, आपके पास बोला हुआ है determine the distance travel by the sled between 1 to 2 seconds. अब जरा देखें 1 to 2 seconds के दरमियान आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस को मेजर करना है। तो सिर्फ 1 to 2 ही लेना है। कुछ बच्चे, अब हमें पता है डिस्टेंस के लिए स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस मेजर करना है, तो स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे मेजर होता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे होते हैं। बेटा नो, डू नॉट यूज़ फॉर्मूला वाइल यू आर हैविंग अ ग्राफ। आपको या तो एरिया निकालना पड़ेगा या तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। अब डिपेंड्स ऑन कि आपके पास ग्राफ कौन सा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ है और हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ से अगर मैंने डिस्टेंस मेजर करना है, सो आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ।
और कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस मेजर करना है, 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड्स तक। तो 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड्स तक आप शेप बना लें और देखें आपके पास कौन सी शेप यहाँ पे डेवलप हो रही है। सो आई होप दिस इज़ अ ट्रेपीजियम। यस, दिस इज़ अ ट्रेपीजियम। तो देखें ट्रेपीजियम के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें थी। आपके पास पैरेलल साइड्स पहले मेजर कर लें। तो ये मुझे एक पैरेलल साइड दिख रही है, दिस बिकम्स ए, दिस बिकम्स बी, और तीसरी साइड आपके पास जो स्लांटेड के अलावा है दैट बिकम्स एच। तो ए कहाँ से है, 0 से लेकर 120 तक है, सो ए बिकम्स 120। इसी तरीके से बी जो है 0 से लेकर दिस इज़ 240, तो ये 0 से लेकर 240 तक है तो 240 हो जाएगा। और हाइट आपके पास क्या है, 1 से लेकर 2 तक, तो इट बिकम्स 1। So I have to find out the area, and this is a trapezium. That is why I am using the formula for the area as 1/2 a plus b into h. I also know the dimensions as well. A की वैल्यू 120 है, b की वैल्यू 240 है। So a is 120, b is 240, और हाइट आपके पास 1 के बराबर थी, 1/2। कुछ बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे हाइट होगी। बेटा आप देखें आपके पास शेप किस तरीके से दी हुई है, तो उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है बेटे। और परेशान इसमें किसी चीज़ से भी मत होइएगा। क्यों? क्योंकि बेटे आपके पास पैरेलल साइड्स को आप एक दफ़ा मेजर कर लें तो तीसरी साइड आपके पास हाइट ही होगी। सो 120 प्लस 240 विल बिकम 360, और 360 को डिवाइड बाय 2 करें, दैट बिकम्स 180। 1 से मल्टीप्लाई भी किया था बेटे, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम ही आता है। सो दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन 1 to 2 seconds. Part C. The resultant force acting on a sled remain constant during the test. Suggest why the acceleration is not constant. That's a good thing. अब ज़रा देखें, हम लोगों ने अभी एक चीज़ तो पढ़ के आ गए हैं कि आपके पास अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती तो कोई ना कोई फोर्स चेंज हो रही होती, रिजल्टेंट फोर्स आपके पास चेंज हो रही होती। तो अब सवाल ये है कि रिजल्टेंट फोर्स इन्होंने सवाल में बता दिया कि कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। हम लोगों ने देखा एक्सेलरेशन बढ़ रही थी, क्यों? तो अब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स का कोई ताल्लुक नहीं है बेटे। अगर हम लोग गौर से देखें तो देखें दैट वाज अ रॉकेट पावर्ड स्लेड, और ऑब्वियस सी बात है ये रॉकेट पावर स्लेड, इसके अंदर फ्यूल भी होगा आपके पास, और जैसे जैसे ये रॉकेट पावर स्लेड चल रहा होगा तो ये फुल फ्यूल को यूज़ अप कर रहा होगा। तो ओवरऑल पूरे इस स्लेड का मास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि पहले फ्यूल ज़्यादा था। अब आपके पास जैसे जैसे स्लेड आगे जाता जा रहा है तो फ्यूल आपके पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फ्यूल कम हो रहा है तो पूरे स्लेड का मास भी आपके पास क्या हो रहा है बेटे, कम हो रहा है। तो अब मास कम होने की वजह से या मास चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आ रही। अगर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला देखें, F इज़ इक्वल्स टू ma होता है ना बेटा, और F इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो अब क्या चीज़ ऑल्टर कर रही होगी बेटे, मास। लेकिन आपने विद स्पेसिफिक रीज़न बताना है कि कैसे मास ऑल्टर करा। हमें पता है मास कभी भी चेंज नहीं होता। अब एक बंदा है जो ऊपर से छत से छलांग मार रहा है, अब उसके अंदर तो कोई पेट्रोल या फ्यूल नहीं होगा ना बेटा, तो वहाँ पे तो मास चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है। या अनटिल अनलेस वो क्या करे, अपना हाथ काट के फेंक दे, या फिर कोई भारी जूते पहने हुए हैं वो काट के वो उतार के फेंक दे, तो मैं बोलूँगा कि बॉडी का मास आपके पास चेंज हो रहा है, ओवरऑल बॉडी का मास। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यहाँ पे हम लोगों को सोचना चाहिए कि आपका रॉकेट स्लेड जो है वो मूव हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके पास फ्यूल यूज्ड अप होगा, तो ओवरऑल स्लेड का मास आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं है, बिकॉज मास ऑफ स्लेड डिक्रीजेस एज फ्यूल इज यूज्ड अप। तो अब फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स ऑल्टर नहीं हो रही, वो सवाल में ही मेंशन कर दिया, फिर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि सर मास यूज अप हो रहा है। तो आई होप सो आपको बेटे ये भी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास बोला हुआ है कि एक कॉमेट है ट्रैवलिंग इन स्पेस इंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट, स्पीड टाइम ग्राफ आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्पीड टाइम ग्राफ से आप कुछ चीज़ें पहले ही मेजर कर सकते हैं कि पहले आपके पास स्पीड कांस्टेंट थी, उसके बाद डिसेलरेट हुई और उसके बाद अचानक से आपके पास क्या हो गया बेटे, ज़ीरो हो गई। तो अब आपको बताना है during 0 to 6 seconds both the speed of the comet and the velocity of the comet remains constant. State what this suggests about the motion of the comet. आपको पहले ये बोला हुआ है कि आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। तो इससे हमें पता क्या चलता है बेटे, इससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि द बॉडी हैज़ नो नेट फोर्स, क्योंकि देखें आपके पास, याद रखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी आपके पास दोनों कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा बेटे कि अब स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ड्राइव होती है और वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटे। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो। एक्सेलरेशन बॉडी में डेवलप कब होती है, जब वेलोसिटी चेंजेस, बट हेयर द वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ आपके पास, द बॉडी इज़ मूविंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी या द बॉडी इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज़ नो नेट फोर्स, नो रिजल्टेंट फोर्स। मे बी पॉसिबल हम ये बोल सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस और वेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, इसमें से जो आपको सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। तो हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं, द बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी। Hence, air resistance cancel the effect of weight। 1 मार्क का सवाल था बट स्टिल हमने 2 मार्क्स के लिए ये काम कर लिया, 2 पॉइंट्स लिख दिए। इसके अलावा भी और पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे जैसे मैंने मेंशन किया। 0 से 6 सेकंड तक आपने डिस्टेंस मेजर करना है। तो अब तो बेटे ये बहुत इजी चीज़ हो गई होगी, बहुत दफ़ा हम लोग ये कर चुके हैं। आपने 0 से 6 सेकंड तक के लिए डिस्टेंस आपके पास होता क्या है बेटे, अगर स्पीड टाइम ग्राफ से आपने डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। तो हम लोगों ने एरिया को मेजर कर लिया बेटे। सो दैट इज़ योर एरिया, रेक्टेंगल है। तो 0 to 6 ये तो आपके पास 6 आ गया। 0 to that would be approximately 36,000। तो अब एरिया निकाल लें। आपके पास लेंथ टाइम्स विड्थ, लेंथ आपके पास 6 आ गई, विड्थ आपके पास 36,000 आ गई। तो 6 इंटू 36,000 यूनिट्स एक दफ़ा देख लें, यस दोनों के सेम है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। दैट विल बिकम 220,000 मीटर्स। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट द ग्राफ शोज अबाउट द मोशन ऑफ द कॉमेट फ्रॉम 6 to 10 सेकेंड्स। 6 to 10 सेकेंड्स में आपके पास क्या हुआ, दैट वॉज द पॉइंट एट 6 सेकेंड। और 10 सेकेंड्स की बात कर लें, सो दिस इज़ द पॉइंट टिल 10 सेकेंड्स। तो आपके पास डिक्रीजिंग कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास डीसेलरेशन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब देखें 2 मार्क्स का सवाल है तो हमें 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स डीसेलरेशन, और डीसेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड कम हो रही है, विच मीन्स that comet is slowing down।
याद रखिएगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन में बहुत फ़र्क है। दूसरी चीज़, क्या ये डीसेलरेशन कांस्टेंट है? तो हम लोग बोलेंगे द डीसेलरेशन इज़ ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। डीसेलरेशन तो हो रही है, लेकिन डीसेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। अब डीसेलरेशन का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। ए बी सी डी ई, वही 5 टर्मिनल्स बना दिए। पहले है आपके पास स्पीड 50, अब हो गई 40, अब हो गई 30, अब हो गई 20, अब हो गई 10। तो देखिए स्पीड कम हो रही है, लेकिन कांस्टेंट डीसेलरेशन है। क्यों? क्योंकि सब में चेंज आपके पास कितना आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कांस्टेंट डीसेलरेशन। इसी तरीके से ए बी सी डी ई, वही 5 टर्मिनल्स हम लोगों ने कर लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, लेट अस सपोज कि आपके पास पहले 50 थी, फिर 45 हो गई, फिर 42 हो गई, फिर 41 हो गई। तो आपके पास यहाँ पर देखें, आपके पास फिर 40.5 हो गई। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज कितने का आया? 5। यहाँ पर चेंज कितने का आया आपके पास? 3 का। फिर 1 का चेंज आ गया, फिर 0.5 का चेंज आ गया। तो चेंज कम हो रहा है। तो पहली बात तो स्पीड कम हो रही है, तो डीसेलरेशन है। कांस्टेंट है, हम बोलेंगे नो, डिक्रीजिंग डीसेलरेशन। और ये ग्राफ आपके पास पहली बात तो डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो डीसेलरेशन है। और डिक्रीजिंग कर्व है, तो डिक्रीजिंग डीसेलरेशन है। तो it represents deceleration, which means the comet is slowing down, and the deceleration is not constant. अब हम स्पेसिफाइड भी लिख सकते हैं, द डीसेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जर्नल लिखा आंसर, द डीसेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। उसके बाद आपको बोला हुआ है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एट 11 सेकेंड्स। 11 सेकेंड्स पहले हम लोग देख लें आपके पास हैं कहाँ? 8, दिस वुड बिकम 10। तो आपके पास 10 बॉक्सेस जो हैं वो 8 4 10 बॉक्सेस 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो दिस विल बिकम 10, दिस इज़ योर 12.5, तो यहीं पे बीच में 11 भी है। तो देखिए 10 के बाद अगर मैं देखूं तो आपके पास लाइन क्या हो गई है? स्ट्रेट हो गई है बेटा। तो पहली बात, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप है तो आपके पास डीसेलरेशन तो है ही है, ये तो बात मेंशन हो गई। लेकिन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? कांस्टेंट डीसेलरेशन है बेटे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम डीसेलरेशन यहाँ से मेजर कर लेंगे बेटे। कैसे मेजर कर लेंगे? सर हमें पता है डिसेलरेशन मेजर करने का तरीका, ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। आपको बोला हुआ डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एट 11। अब उन्होंने देखो कंफ्यूज करने के लिए भी आपको एक्सेलरेशन ही बोला, लेकिन हमें पता है वो एक्सेलरेशन ही डिसेलरेशन है। निकालने का तरीका दोनों का सेम है, दोनों से ग्रेडियंट ही निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे? ग्रेडियंट निकाल लेंगे। अब देखें एट 11 बोल दिया है, सो दिस इज 8, तो 4 डिवाइडेड बाय 10, so this is 8, this is 10, this is 10.4, this is 10.8, this is 11.2। तो इन दोनों के बीच में कहीं 11, ये आया है 11 का मार्क बेटा, ये आ गया 11 का मार्क है। तो अब देखें लाजमी नहीं है कि आपको 11 पे ही मार्क पे निकालें, इस पूरी लाइन में से कहीं का भी आप क्या निकाल लें? ग्रेडियंट निकाल लें, यू विल गेट द सेम आंसर। क्यों? क्योंकि लाइन आपके पास स्ट्रेट है। तो मैंने 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स ले लिए, एक ये ले लिया बेटा जहाँ पे आपका एक्स एक्सेस 12 है और वाई एक्सेस 12,000 है। इसी तरीके से एक और ऐसा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जिस पे हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता हैं बेटे। तो हम लोग देख लेते हैं, दिस वाज 10, तो यही ले लें, कंसिडर कर लें। तो ये आपके पास है, या 11 वाले मार्क को भी कंसिडर कर सकते, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी 2 पॉइंट्स आप ले लें और आप ग्रेडियंट निकाल लें। तो दिस बिकम्स 10 एंड दिस इज़ 24,000।
सो 2 पॉइंट्स आपके पास क्या क्या है बेटे, एक आया 10 और 24,000 और दूसरा पॉइंट आपके पास आया 12 और 12,000। और एक्सीलरेशन निकालनी है तो x1 y1 x2 y2। तो आपके पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो 12,000 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 10। सो 12,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे विच बिकम 6,000 और डिसेलरेशन है माइनस में आया है तो -6,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे अब माइनस मेंशन करना लाजमी है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है एक्सेलरेशन। अगर ये बोल देते डिसेलरेशन तो फिर मैं माइनस साइन को शो नहीं करता बेटे। आगे पार्ट डी, सजेस्ट व्हाट हैपेंड टू द कॉमेट एट 12 सेकेंड। 12 सेकेंड पे आपके पास कॉमेट को क्या हुआ, तो देखें 12 सेकेंड पे कॉमेट अचानक से ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब है अगर कोई चीज़ जा रही है और अचानक से वो उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई तो वो किसी से टकरा के रुक गई होगी, यही चीज़ होती है बेटे। तो यहाँ पर ही हम लोग यही आंसर लिख देंगे कि आपके पास कॉमेट हिट द सरफेस ऑफ प्लैनेट। कॉमेट और प्लैनेट, कॉमेट की बात करें तो वहाँ पे प्लैनेट ही होंगे, बंदा तो होगा नहीं बेटे। तो अचानक से ज़ीरो कैसे हो गया, वो ऐसे टकराया होगा किसी बॉडी के साथ कि टकराने के फ़ौरन बाद वो रुक गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला हुआ है कि एक प्लास्टिक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया है बैल्कनी से, ठीक है, और उसका स्पीड टाइम ग्राफ आपको बताया हुआ है। 2 से 3 सेकंड तक आपके पास क्या हो रहा है आपको बताना है। तो हम देख सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड इज़ कांस्टेंट। 2 मार्क्स का सवाल है, इससे आपको 1 मार्क मिलेगा। तो अब दूसरी चीज़ भी मेंशन कर लें। अब देखें फ्री फॉल है आपके पास, तो फ्री फॉल में आपके पास स्पीड कांस्टेंट कब होती है, जब फोर्स आपके पास जो वेट है और आपका एयर रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी से बॉडी अचीव कर रही है। सो द स्पीड इज़ कांस्टेंट, the body is moving with terminal velocity and weight cancel out the effect of एयर रेजिस्टेंस। या इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो। तो देखिए मल्टीपल आंसर्स मैंने बता दिया, आप कोई से भी आंसर लिखें, लेकिन 2 मार्क के लिए लिखना है, आपने 2 पॉइंट्स मेंशन करना है। ऑन फिगर 1.1 मार्क पी ऑन द लाइन वेयर द एक्सीलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट। आपके पास बहुत सारी जगह हैं, तो आप देख सकते हैं ये तो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से आगे आपके पास कर्व आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे कहीं पर भी आप मार्क कर सकते हैं बेटा पी, तो मैंने कर दिया यहाँ पर पी। मुझे ये जगह अच्छी लग रही थी, जहाँ जहाँ पर कर्व है उसमें से कहीं पे भी किसी पोजीशन पे भी पी मार्क कर सकते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2.5। अच्छा अब ज़रा देखें पार्ट सी में 0 to 0.25 तक के लिए आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। तो अगर मैं देखूं दिस इज़ योर 0.25, यहाँ की मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन है। एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं, आपके पास ग्रेडियंट निकालना पड़ता है। तो हमने ग्रेडियंट के लिए क्या कर लिया, 2 पॉइंट मार्क कर लिए। सो दैट है एक पॉइंट हो गया 0,0, एक पॉइंट हो गया 0.25, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 बॉक्सेस 2 के बराबर हैं, तो 1 बॉक्स 0.2 का हो। सो दिस वुड बिकम 2.2, 2.4, 2.6। सो दिस इज़ 2.6। ग्रेडियंट निकाल लेंगे
तो एक हो गया 0,0 और एक हो गया आपके पास 0.25, 2.6। x1 y1 x2 y2 ग्रेडियंट हम लोग निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो 2.6 माइनस 0 डिवाइड बाई 0.25 माइनस 0, तो आपके पास आंसर आ रहा है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस्टिमेट द डिस्टेंस दैट द बॉल फॉल्स इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। डिस्टेंस आपको मेजर करना है। ये पार्ट आप वैसे ना करें, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो इसके लिए आपको टेंजेंट्स वगैरह ड्रॉ करने पड़ेंगे और अब ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। तो आई होप सो बेटे आपको ये पूरी की पूरी वर्कशीट जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आज क्योंकि काइनेमैटिक्स का मैराथन है तो हम एक वर्कशीट तो नहीं करेंगे, वी वुड बी हैविंग मल्टीपल वर्कशीट्स। तो आपके पास एक और वर्कशीट आ गई है विच इज़ द सेकेंड वर्कशीट। इसमें थोड़े से और टिपिकल सवाल हैं बट द कॉन्सेप्ट वुड रिमेन्स द सेम। A large stone initially at rest fall from the top of a building. The stone takes 3.2 seconds to fall to the ground. For this stone, the air resistance can be ignored. Stating the formula that you use show that the speed of the stone when it hit the ground is 32 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना ये है कि फॉर्मूला बस बताना। हमने तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन का, जिसके थ्रू स्पीड और हम दूसरी चीज़ों को भी मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। सो एक्सेलरेशन इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें सिर्फ इस फॉर्मूला को स्टेट करना था। ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फॉल ऑफ द स्टोन, लेबल विद एन एक्स द लाइन ऑन द ग्राफ। आपको बताना ये है कि ग्राफ बनाना है बस, और बता दिया है कि 32 मीटर पर सेकंड पे वो फाइनली जब ग्राउंड को हिट करेगी तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी ये होगी। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपके पास होगी। इनिशियली वो बॉडी रेस्ट पर थी, वो जो भी स्टोन था वो रेस्ट पर था, तो हम क्या कर लेंगे, आपके पास 0 और आफ्टर 3.2 फाइनल टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, 3.2 दिया हुआ है, तो 3.2 को मार्क कर लेते हैं हम। दिस इज़ योर 3 सेकेंड, दिस वुड बी योर 3.2 सेकेंड्स, और 3.2 सेकेंड्स पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 32। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 32 तक एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ये आ गई भाई, ठीक हो गया जी। यूज योर ग्राफ टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखें यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम दे देंगे। हाइट का मतलब भी क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ही होता है, तो आपको डिस्टेंस ही मेजर करना है। तो अब आई होप सो स्पीड टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस इजीली मेजर कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये आप मुझे करके इसका आंसर बताइएगा। आपको हिंट दे देता हूँ, एरिया अंडर द ग्राफ होगा, और एरिया अगर मैं देखूँ यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास जो शेप बन रही है दैट वुड बी अ ट्रायंगल। अच्छा, ग्राफ हमारा ये ग्रीन वाला थोड़ा सा आउट बॉक्स हो गया था, तो हम लोग इसको ज़रा दोबारा बना देते हैं। 0 से यहाँ तक है, तो ये, तो अब ज़रा देखें, एरिया आपको निकालना है, बेस निकाल के चलें, बता ही देता हूँ आपको। दिस वुड बी 3.2 एंड दिस वुड बी 32। सो 1/2 बेस कितना आया, 3.2, हाइट कितना आया बेटा, 32। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर वुड बी इक्वल्स टू 51 मीटर्स, एंड दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस ग्राफ। आगे बोला हुआ पार्ट बी में कि एक स्मॉलर स्टोन हम लोगों ने फेंका। दिस स्टोन इज़ इफेक्टेड बाय एयर रेजिस्टेंस। इस स्टोन का इफेक्शन है, मतलब एयर रेजिस्टेंस इसको तंग कर रही है, मास कम होगा ना इसलिए तंग कर रही है। अब सवाल में ये पूछा हुआ, व्हाट हैपेंड टू द एयर रेजिस्टेंस एज द स्टोन फॉल। याद रखें,
जब स्टोन को हमने नहीं फेंका था, मैक्सिमम हाइट पे था, उस वक्त वेट मैक्सिमम, एयर रेजिस्टेंस 0। अब जैसे ही मैं गिराऊंगा तो वेट तो तब भी मैक्सिमम ही रहेगा जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। और एक टाइम आता है कि एयर रेजिस्टेंस और वेट आपके पास बैलेंस आउट हो जाते हैं, तो बॉडी फिर भी मूव करती रहती है, लेकिन अब बॉडी की जो स्पीड होगी दैट स्पीड वुड बी मैक्सिमम, और स्पीड को क्या बोला जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल यही पूछा हुआ है कि व्हाट हैपेंस टू द एयर रेजिस्टेंस एज द स्टोन फॉल। एयर रेजिस्टेंस को क्या होगा बेटा, एयर रेजिस्टेंस डेफिनेटली वुड इंक्रीज, तो आपके पास हमने मेंशन कर दिया। ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ अ पॉसिबल स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द फॉल ऑफ द स्टोन एंड लेबल इट एज वाई। तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं, ये ब्लू लाइन को हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसको हमने लेबल करना था x के साथ। अब देखें आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि आपके पास एक्सेलरेशन 0 ही हो जाएगी। तो हमने क्या करना है कि आपके पास, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है, तो हमने ग्राफ 3.2 तक ही बनाना है, ठीक है ना। आपके पास क्योंकि टाइम आपके पास 3.2 था ना, तो हमने ग्राफ 3.2 तक ही बनाना है, लेकिन हमने डिक्रीजिंग ग्रेडियंट से आपको शो करना है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट हो रही है। तो आपके पास होगा क्या बेटे कि यहाँ से आपके पास ग्राफ आएगा और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, इसको हम किसी और पेन से बना देते हैं, यह आपके पास आ गया डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। इससे क्या पता चला कि एक्सीलरेशन टाइम टू टाइम डिक्रीज़ हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि कांस्टेंट भी हो जाएगी, और इस ग्राफ को आपने वाई से शो करना था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बोला हुआ है डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पॉइंट्स ए टू बी। स्पीड क्या हो रही है बेटे, अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन होती तो आपके पास क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। अब अगर ये कौन सा कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व है, तो स्पीड आपके पास क्या हो रही होगी बेटे, डिक्रीज़ हो रही होगी। तो हमने लिख दिया स्पीड डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एक तो सर कर्व है, कैसा कर्व है, डिक्रीजिंग, तो सर स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। बी टू सी में आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब कांस्टेंट स्पीड। इसी तरीके से आपके पास स्टेट वेदर द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, नेगेटिव और पॉजिटिव इन ए टू बी एंड बी टू सी। ए टू बी में आपके पास क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है तो डिक्रीजिंग स्पीड है, और डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब डिसेलरेशन, तो यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। बी टू सी में आपके पास कांस्टेंट स्पीड है, और स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होती है। क्यों? क्योंकि व्हेन स्पीड चेंजेस एक्सेलरेशन अकर्स। अब जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन होगी नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस मौजूद है जो कि आपके पास कितना है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ से ही टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 50, टोटल टाइम है आपके पास 40। सो 50 डिवाइडेड बाय 40 would be equals to 1.25। तो आई होप सो बेटे ये आपको जितने भी सवाल मैंने बताए हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसके अलावा इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताइएगा बेटे। इसी के साथ साथ एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है जो इसी का फॉलोअप है, जिसमें हम लोग और वर्कशीट्स करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जम के पढ़िएगा, कोई मसले हों हमें बताइए, हम आपके लिए रिजॉल्व करेंगे।